हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट 248 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटी से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 51 नंबर से शुरू हो रहा है। और एक क्वेश्चन आप देखिए, यूपी जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्ति समाज का शत्रु घोषित किया है? ऑप्शन ए है लियो स्ट्रास, ऑप्शन बी है बर्नी, ऑप्शन सी है हर्ना आर्नेस्ट, ऑप्शन डी है कार्ल पापर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 91 का आंसर जाएगा डी के साथ दोस्तों, कार्ल पापर। जो कार्ल पापर है, उन्होंने प्लेटो को मुक्ति समाज का शत्रु घोषित किया है। ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में पापर ने प्लेटो को मुक्ति समाज का शत्रु घोषित किया है। उनके अनुसार प्लेटो का दर्शन सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि उसने संरक्षक वर्ग के शासन को मिथकों के आधार पर सुरक्षित रखने का सुझाव दिया है। विशिष्ट वर्ग को पूर्ण सत्ता प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है। तो कौन करता है? तो प्लेटो करता है। इसीलिए क्या है कि पापर ने प्लेटो को क्या कहा है कि मुक्ति समाज का शत्रु घोषित किया है, क्योंकि वो जो सामाजिक परिवर्तन है उनको क्या करना चाह रहे हैं? रोकना चाह रहे हैं। इसीलिए कार्ल जो पापर है, उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में क्या किया है? मुक्ति समाज का शत्रु घोषित किया है प्लेटो को। तो ऑप्शन डी आपका सही था। आगे चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है आपका, यूपी ए बी क्वेश्चन 2013 में पूछा गया यूपी में जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा में। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति नहीं मिली होगी या नहीं मिल पाएगी। यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तु का, सेबाइन का, डनिंग का? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा प्लेटो का। प्लेटो का कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ऐसा मानना है प्लेटो महोदय का। आगे देखते हैं इसके व्याख्या को थोड़ा सा। प्लेटो के अनुसार न्याय की प्राप्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्ति के हाथों में हो। इन गुणों से युक्त जो व्यक्ति होगा, समूह के ही प्लेटो दार्शनिक शासक की संज्ञा क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। इन गुणों से जो युक्त व्यक्ति समूह के ही प्लेटो क्या करता है? दार्शनिक शासक की संज्ञा प्राप्त करता है, जिसमें मतलब विवेकशील हो, निस्वार्थी हो और कर्तव्यपरायणता हो। तो इसका जो समूह जिस व्यक्ति में पाया जाएगा, उसी को क्या कर रहा है? प्लेटो जो है दार्शनिक राजा की संज्ञा प्रदान कर रहा है। इसी संदर्भ में वो कहता है कि जब तक राजा जो है दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ऐसा मानना है प्लेटो का। 93 नंबर क्वेश्चन है, कूट के सहायता से आपको आंसर करना है। जैसे आपका दिया है विचारक इधर मैकियावेली है, मील है, ग्रीन है, वेंथम है। तो इनका आपको सही से मिलान करना है और आंसर करना है। जैसे मैकियावेली क्या कहते हैं? मैकियावेली का 3 से करेंगे कि व्यक्तियों को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। ऐसा जो युक्ति है, कथन है, वो किसका है? तो मैकियावेली का। मैकियावेली का कथन है दोस्तों कि व्यक्तियों को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी की तरह होना चाहिए और भेड़ियों को डराने के लिए क्या होना चाहिए? शेर की तरह होना चाहिए किसी व्यक्ति को। तो ऐसी बात किसने कहा है? तो मैकियावेली ने कहा है।
आगे है मील का। मील क्या कहते हैं? मील का कथन है कि अपने ऊपर, जो इनका फोर्स के साथ करेंगे, अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। अपने ऊपर तथा अपने मस्तिष्क पर तथा अपने शरीर पर व्यक्ति क्या होता है? संप्रभु होता है। यह कथन किसका है? तो ये मील महोदय का है। आगे देखते हैं ग्रीन ने क्या कहा है। तो ग्रीन का ए के साथ हो जाएगा, पहला के साथ हो जाएगा इच्छा जो है न कि शक्ति आधार राज, मतलब इच्छा न कि शक्ति राजा का आधार है। इच्छा न कि शक्ति राजा का आधार है। तो ये किसका कथन है? तो एक ग्रीन का कथन है। तो बचा एक, तो वो वेंथम के साथ जाएगा। दूसरा, पुष्पित उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता, एक कथन है वेंथम का। तो इस तरह आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए एक का तीसरे के साथ जाता है, तो ए का तीसरा कर लेंगे। फिर बी का चौथे के साथ, तो बी का चौथा हो गया। तो आपका मिलान जो जा रहा है वो आपका ए के साथ जा रहा है। किसके साथ जा रहा है? ए के साथ आप मिलान कर लेंगे। इन कोटेशन को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। कोट्स को जो उनका दिया गया है उनको याद कर लीजिएगा, रोक कर लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी कूट की सहायता से आपको आंसर देना है। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। तो इसमें से आपको देखना है कि तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है। तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है, यह किसका कथन है? ये बताना है। तो ये जो हाफ्स ला क्रूसो है, तो इसमें क्या है? हाफ्स का आ जाएगा, हाफ्स का ये हो जाएगा कथन। तो ए का तीसरे से करेंगे। इसके बाद है व्यक्तियों को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। व्यक्ति को क्या होता है? स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये किसका है? रूसो का है। ठीक है, ये किसका है? रूसो का है। और इसके बाद उच्च शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। एक कथन किसका है? तो ये बोदा का है। उच्च शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकता है या राज्य नहीं। तो ऑप्शन आपका ए के साथ मिलान होगा। बचा ए 4, तो ए डी के दूसरे के साथ हो जाएगा। तो इस तरह मिलान कर लेंगे। तो मील का क्या कथन है इसको देख लीजिए कि राज्य का कार्य व्यक्तियों में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। ऐसा क्या है? मील कहते हैं। मील जो कह रहे हैं राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है और उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को क्या करता है? कुंठित करता है। ये कथन किसका है? तो ये मील का है। तो इस तरह मिलान करते हैं। तो ए का 4 के साथ, ए आपका 4 है, इसमें 4 दिया नहीं है, कोई गलत टाइपिंग हो गया होगा दोस्तों, किसी को हम कर लेते हैं। ए का तीसरे के साथ जाएगा। तो ये तीसरा सभी, ये तीसरा है, इसमें देख रहे हैं। फिर इसके बाद बी का आपका चौथे के साथ जाएगा। तो बी चौथा है, यहाँ पे ए वाला बी है, ए वाला है बी। फिर इसके बाद सी जो है, सी आपका पहले के साथ है, तो सी पहले के साथ है। तो आपका ए आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह मिलान कर लेंगे। व्याख्या में आपको वही चीज़ें आपको दिख जाएगी, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है, यह कथन है हाफ्स का। व्यक्तियों को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यह कथन है रूसो का। उच्च शक्ति केवल उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। यह है बोदा का। राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। ऐसा कौन कह रहा है? मील कह रहे हैं। तो ये सब कथन को याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। और आप देख ही रहे हैं कि ये क्वेश्चन सब पूछा गया है, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसका भी देखिए, किसका सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राज्य का दार्शनिक सिद्धांत किसने दिया है? बोसांक ने दिया है। तो इसका 4 के साथ करिएगा, बोसांक हो जाएगा। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत किसने दिया है? केल्सन ने दिया है। तो इसका तीसरे के साथ कर लीजिए। और इसके बाद दार्शनिक उग्रवाद का सिद्धांत किसने दिया है? दार्शनिक उग्रवाद का सिद्धांत वेंथम का है। तो वेंथम के साथ कर लीजिएगा दोस्तों। और नागरिक सद्गुरुओं की अभिवृद्धि की पूर्ण दशा के रूप में गणतंत्रवाद, ये कथन जो है ये मैकियावेली का है। तो आपका पहले का जाता है 4 के साथ, तो 4 कर लेंगे।
और इसके बाद 2 का आपका आता है तीसरे के साथ, कैल्सन के साथ, 2 का कैल्सन के साथ आता है, तो ये आप कर लेंगे कैल्सन के साथ। तो आपका 20 सही आंसर हो जा रहा है, इसको कर लीजिएगा। यहाँ से ज़्यादा आप इसको ध्यान दीजिएगा कि किसके साथ मिलान किया गया था, वैसे हम मिलान दोबारा कर दे रहे हैं, अच्छा रहेगा। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत किसने दिया है? बोसांके ने। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत कैल्सन का है। दार्शनिक उग्रवाद जो है वेंथम का सिद्धांत है, अवधारणा है। नागरिक सद्गुणों की अभिवृत्ति की पूर्ण दशा के रूप में गणतंत्रवाद जो है मैकियावेली की अवधारणा है। तो इनको याद रखिए। आगे चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, आपका टीजीटी 2004 में पूछा गया है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया है? सबसे निकृष्ट जो राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हीगल, बी ए रूसो, सी ए लॉक, डी ए हाब्स। तो आंसर आपका 4 हो जाएगा, ये डी है। हाब्स का एक कथन है कि अगर कोई राज्य है वो भले सबसे निकृष्ट है, सबसे नीचा है, लेकिन तब भी जहाँ पे अराजकता ज़्यादा फैली है उससे तो ये बेटर ही है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। हाब्स के अनुसार प्रभु सत्ता के अबाध अधिकार के फलस्वरूप ही एक वास्तविक सुदृढ़ शासन की स्थापना हो सकती थी। किसी प्रकार की शर्तें लगाने से अनिश्चय और अविश्वास की संभावना हो सकती थी, जिससे इस प्रकार के झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं जिनका हल संभव नहीं होता और तब पुनः अराजकता फैल जाती है। इसका परिणाम यह रहा कि सबसे निकृष्ट राज्य में भी प्रजा को शासक के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि शासक के विरुद्ध जाने का अभिप्राय प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना अर्थात उत्कृष्ट अराजकता के माहौल में लौटना था। इसीलिए हाब्स का कथन है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। आगे चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है आपका। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है ये बताना है। राज्य अपने में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों है, राज्य न साधन है न साध्य है। तो इसमें से आंसर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। राज्य साध्य का एक साधन है, ऑप्शन बी आपका सही है। राज्य के बारे में ये सही कथन है, बी वाला। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। आदर्शवादी विचारक जैसे हीगल, प्लेटो, सर्वाधिकारवादी विचारक जैसे मुसोलिनी या हिटलर। तो आदर्शवादी विचारक राज्यों को स्वयं में साध्य मानते हैं, जबकि उदारवादी विचारक एवं समाजवादी विचारक राज्य को साधन मानते हैं। चूंकि प्रश्न में राज्य का स्वरूप किसी विचारधारा से संबंधित कर नहीं पूछा गया है, अतः प्रश्न में राज्य के वर्तमान स्वरूप के बारे में विचार किया जाएगा। वर्तमान समय में राज्य को एक साधन माना जाता है। आज विश्व के किसी भी हिस्से में राज्य की प्रकृति चाहे जो भी हो, भले ही वह सैन्य तंत्र हो, राज्य को साध्य न मानकर साधन माना जाता है। आगे चलते हैं। आपका ये देखिए यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता करता है? यह किसका कथन है? तो ऑप्शन ए है बिलोवी, बी ए लास्की, सी ए डायसी, डी ए महात्मा गांधी। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, लास्की का एक कथन है। तो किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो यह मानना है किसका? लास्की महोदय का। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या वही चीज है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं व्याख्या को भी। लास्की ने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। आगे चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन आपका है।
क्वेश्चन है साध्य राज्य साधन है साध्य नहीं, राज्य क्या है साधन है साध्य नहीं, ये किसका मतलब किस विचारधारा का है? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, उदारवादी विचारधारा का है। राज्य साधन है साध्य नहीं यह सिद्धांत है, तो उदारवाद का सिद्धांत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है लॉर्ड ब्राइस का, बी है एवी डाइसी का, सी है जेली नेक का, डी है जीवी सा का। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, यह कथन जेली नेक का है। एक आधुनिक राज्य जो है एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, ये कथन है आपका जेली नेक का। जेली नेक याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन जेली नेक का है। वस्तुतः संविधान राजकीय आचरण का वह विधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंधों को निश्चित किया जाता है तथा जिसके द्वारा सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध निश्चित किया जाता है। गिलक्राइस्ट संविधान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्ति का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग का सामान्य सिद्धांत निश्चित किया जाता है। तो यह कथन गिलक्राइस्ट का था और ऊपर वाला किसका था? जेनी नेक का था। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और कूट की सहायता से आंसर करना है। तो मैं राज्य हूं, ये आपका लुई 16वां है, लुई 14वां, ठीक है, लुई 14वां का कथन है, मैं राज्य हूं लुई 14वां। राज्य व्यक्ति से पहले है, ये किसका कथन है? राज्य व्यक्ति से पहले, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये तो हीगल का है, तीसरे का हीगल के साथ करेंगे। राज्य जो है व्यक्ति से पहले है, राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, इसमें से कौन किसके साथ जाएगा? तो पहले हम ए का ही मिलान कर लेते हैं तीसरे से, ए का तीसरे से, ए का तीसरे 2 मिल गया है। फिर हम क्या करते हैं, आपका डी का जो ग का है उसका 4 से करते हैं, ग का 4 से, देखिए ग का 4 से दोनों मिलान हो गया दोस्तों, ग का 4 से भी हो गया। अब बचा तो अब एक और मिलान करना पड़ेगा। तो राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, ये प्लेटो का कथन है, किसका है? प्लेटो का है। तो अब तो हो ही जाएगा। तो आपका घ का पहले से तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। तो इसमें ये सही कर लेंगे। मैं राज्य हूँ लुई 14वां का कथन है, राज्य व्यक्ति से पहले अरस्तु का कथन हो जाएगा, राज्य व्यक्ति से पहले अरस्तु। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल का कथन है। राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, ये प्लेटो का कथन है। तो इसको याद रखिएगा। मिलान इस प्रकार है, मैं राज्य हूँ लुई 14वां, राज्य व्यक्ति से पहले है अरस्तु, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है FWG हीगल, राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, यह है प्लेटो का कथन है, इसको याद रखिएगा। 102 का देखते हैं, अभी हमने ऊपर देखा था राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, प्लेटो का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लेटो आंसर कर लेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, इसके व्याख्या को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। राज्य का आंगिक सिद्धांत प्लेटो और अरस्तु के जमाने से ही प्रचलित है। प्लेटो ने कहा था कि राज्य जो है व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। उसने व्यक्ति और राज्य के गुणों की विस्तृत क्या की है? व्याख्या प्रस्तुत की है। उनके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार के 3 स्रोत हैं, जिसमें तृष्णा है, मनोवेग है और ज्ञान है। तृष्णा का स्थान मनुष्य के कमर में है, मनोवेग का स्थान उसके हृदय में है और ज्ञान का स्थान मस्तिष्क में है। तीसरा जो होता है व्यापारी में पाया जाता है, मनोविज्ञान सैनिक तथा ज्ञान जो है दार्शनिक में पाया जाता है। इन तीनों के संतुलन मेल से ज्ञान का क्या होता है? निर्माण होता है, ऐसा प्लेटो का मानना है। 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिंतन ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? हमने अभी देखा, प्लेटो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो टाइम नहीं खर्च करना है, आगे चलते हैं।
चौथा नंबर क्वेश्चन, कौन कहता है राज्य व्यक्ति से पूर्व है? ये किसका कथन है? अरस्तु का है। अभी हमने देखा था ऊपर, अरस्तु आपका आंसर हो जाएगा। राज्य व्यक्ति से पूर्व है तो ये अरस्तु का कथन है। व्याख्या देख लीजिए। अरस्तु कहता है कि जिस प्रकार प्रणाली में पहले शरीर का निर्माण होता है तथा उसके बाद अंगों का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार पहले राज्य आता है तथा उसकी शाखाएं बाद में। अरस्तु आगे कहता है कि यदि व्यक्ति का हाथ कट जाए तो वह शरीर के बिना निर्जीव अर्थात नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार राज्य के बिना सामान्य मानव का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा किसका मानना है? अरस्तु का मानना है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2015 जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है। सरकार का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था। सरकार का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा। प्लेटो ने किया था। नहीं, प्लेटो ने नहीं किया था दोस्तों, ये तो आंसर गलत हो जाएगा। इसका सही मॉन्टेस्क्यू, आप अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, अरस्तु ने किया था, ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों, आपका अरस्तु करिएगा। ठीक है, अरस्तु ने किया था। सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? अरस्तु। ऑप्शन सी आप सही कर लेंगे, अरस्तु आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। अरस्तु ने सर्वप्रथम शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्यों के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें शासकों की संख्या, सामान्य रूप और विकृति रूप। जैसे एक व्यक्ति का जो शासन होता है उसको कहा जाता है राजतंत्र, और उसको विकृत रूप को अताताई तंत्र भी कहते हैं। जहाँ कुछ व्यक्तियों का शासन होता है उसको क्या कहते हैं? कुलीन तंत्र, और उसका विकृत रूप क्या है? वर्गतंत्र। जहाँ बहुत से व्यक्तियों का शासन होता है मध्यम वर्गतंत्र और जनतंत्र इस समय कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? अरस्तु ने। आंसर याद करिए, अरस्तु ने क्या किया था? राज्यों का सर्वप्रथम क्या किया था? वर्गीकरण किया था। आगे चलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, निरंकुश तंत्र, उपयुक्त सभी। विकृत रूप, सरकार के विकृत रूप को क्या किया है? वर्गीकृत किया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, ये जो हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो डी हो जाएगा। हमने ऊपर अभी व्याख्या में बताया था, तो डी आप आंसर कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। अरस्तु ने शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्यों के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण किया है। शासन का उद्देश्य यदि लोक कल्याण है तो वह अच्छा रूप है, यदि स्वार्थ पर आधारित है तो वह विकृत रूप है। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और निरंकुश तंत्र को अरस्तु ने सरकार का विकृत रूप माना है। आगे चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अरस्तु ने राज्य और संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? तो किस प्रकार किया है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर किया है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 108 का बी कर लेंगे दोस्तों। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर किया है। अरस्तु ने प्लेटो द्वारा स्टेटमैन में दिए गए राज्यों के वर्गीकरण को ही अपना आधार बनाया है। 9 नंबर क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व दैविक इच्छा का परिणाम है, बल और भय का परिणाम है, केवल राजनीतिक धार्मिक संयोग का परिणाम है, विकास का परिणाम है। तो 109 का डी के साथ जाएगा, विकास का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व किसका परिणाम है? तो विकास का परिणाम है। डी आप सही आंसर कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्ति या व्यक्ति समूहों से सोच समझकर नहीं किया बल्कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसका जन्म विकास के कारण हुआ है। यह एक स्वाभाविक संस्था है, इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं और यह सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो इसमें अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में आदर्श राज्य की स्थापना तथा यथार्थ का विश्लेषण एक साथ करके नवीन राजनीतिक विज्ञान को जन्म दिया। पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन अरस्तु के द्वारा लिखे गए दो राजनीतिक विषय के ग्रंथ है। तो जिनको याद रखिएगा, दो हैं, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन। आगे 110 नंबर क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है। क्या आप बताएंगे? एक प्राकृतिक संस्था है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अरस्तु ने प्राकृतिक संस्था माना है और ये आपका 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।